नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में अपना जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। पिछली क्लास में हमने दैनिक जीवन में पीएच के महत्व क्या क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा क्या होती है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, दंत क्षय और उदर में अम्लता के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज उसी के अंदर अपने एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। नेटल नेटल पादप। ये क्या है कि ये जंगल में उगता है। जंगल में कौन सा एक पादप होता है? नेटल का पादप होता है, उगता है, जिस पर बाल नुमा संरचना पाई जाती है। अगर ये बाल अगर ये बाल गलती से स, शरीर के संपर्क में आ, संपर्क में आ जाए तो हमें जलन व दर्द का एहसास होता है। जो अपने नेटल का पादप है वो जंगल में उगता है। इसकी पत्तियों के ऊपर बाल नुमा संरचना पाई जाती है। अगर ये बाल गलती से शरीर के संपर्क में आ जाए या शरीर के किसी भी पार्ट के संपर्क में आ जाए तो उस पार्ट में क्या होता है? दर्द और जलन का एहसास होता है। उसके बचाव के लिए, क्योंकि इन बाल नुमा संरचना में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और वो अम्ल जैसे ही बॉडी के संपर्क में जाता है तो हमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। कि इसके बचाव के लिए कि या तो बॉडी के ऊपर कोई क्षारीय पदार्थ लगा दो। कि क्षारीय पदार्थ के रूप में कौन कौन से होते हैं? जैसे टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी लेप कर सकते हो, उससे भी कुछ आराम मिलेगा। लेकिन इसका उपचार उसी जंगल के अंदर मिल जाता है। कि डॉक पादप की पत्तियों को रगड़कर, कि एक डॉक पादप होता है, डॉक के नाम से एक पादप होता है। अगर उस पादप की पत्तियों को उस जगह पर मसल लिया जाए तो हमें तुरंत उसमें क्या आ जाता है? आराम आ जाता है। तो अब अपने क्या करेंगे कि ये हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा? तो हम कहेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका, ये मानो कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। कि पार्ट नंबर जो सेकंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। कि दैनिक जीवन में लवण कौन कौन से काम आते हैं। तो इनके दैनिक जीवन में लवण के लवण कौन कौन से काम आएंगे, इनको अपने वन बाई वन क्या करते जाएंगे। जैसे हम उनके लवणों की कुछ नाम लिखेंगे, उनकी सूची बनाएंगे, और वो लवण आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे वाला जो चैप्टर है वो ढंग से कर सकते हो। आगे वाले जो अपने कुछ जो यौगिक होते हैं उनको बनाने की विधियां हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला आएगा बेटा सोडियम क्लोराइड।
इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर पे पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद में अपने आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं सारे लवण आपको लिखा देता हूं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके आगे आप साथ साथ में जगह छोड़ते जाना कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। जिंक सल्फेट 4 नंबर पे, जिंक सल्फेट। इसके बाद में है कॉपर सल्फेट, इधर आ जाओ 5 नंबर पे, कॉपर सल्फेट। उसके बाद जो अगला है सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमने 8 यौगिकों के नाम लिखे हैं, तो इनके सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। जैसे सोडियम का होता है Na, और क्लोराइड का बेटा होता है Cl, तो NaCl। दोनों की बैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, +1 -1। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K और नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, NO3। तो ये हो जाएगा अपने KNO3। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, वो Cl के नीचे जाएगी जस्ट। जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा, ZnSO4। कि जिंक की तो होती है Zn और सल्फेट को अपने लिखा जाता है SO4 से, और दोनों की संयोजकता होती है वो प्लस और माइनस होती है। कॉपर सल्फेट, कॉपर का Cu, सल्फेट का SO4, पूरा सूत्र होता है SO4। सोडियम एसीटेट CH3COO, इसको बोलते हैं सोडियम और ये होता है एसीटेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3। तो इसका जो 2 जाएगा वो Na के पैर में जाएगा कि सर 2 क्या होता है, इसकी संयोजकता, जो कि अपने शुरुआत के वीडियो में कर चुके हैं। तो 2 जो संयोजकता होगी वो Na के पैर में जाएगी, नीचे जाएगी, और इसकी जो एक संयोजकता होती है वो CO3 के नीचे जाएगी। और एक का कोई मीनिंग नहीं होता, एक अपने आप में संख्या एक होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की NaHCO3, तो ये हो गया सोडियम, ये हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, कार्बोनेट। तो इतने सूत्र आपको अच्छे से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक बार वीडियो रोक के आप इनको लिख सकते हो। इसके बाद में अपने एक बीच में नेक्स्ट हेडिंग और है, वो शायद बच गई थी, कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनकी परिभाषा तो नहीं, लेकिन इनके उदाहरण आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि इनके उदाहरण क्या होंगे। प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण बताइए, प्रबल क्षार के 2 उदाहरण बताइए वो। तो अगली हेडिंग डाल दो आप, प्रबल अम्ल। क्या डालेंगे अपने, प्रबल अम्ल। और इधर अपने डाल देते हैं क्या, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वे पदार्थ
वे पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से H+ आयन देते हैं। कि इनको अगर जल में डाला जाए तो ये आसानी से क्या देंगे, H+ आयन देंगे, कि H+ आयन है वो मुक्त कर देते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्या होगा, HCl, नाम इसका लिख लो साथ साथ में, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सूत्र हमें याद नहीं होते तो हम याद कैसे करें। तो आप ऐसे टारगेट बनाओ कि मुझे रोजाना 5-5 सूत्र याद करने हैं। देखो कईयों के तो मैंने आपको सूत्र बनाने सिखाए हैं, तो आप वहां से आपको लगभग अपने 70 से 80% आपको मदद मिल जाएगी। और कुछ सूत्र होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है कि सर H2SO4 है, तो आप 5-5 डेली बेस पर 5 का वो बनाओ ग्रुप कि मुझे आज कितने सूत्र याद करने हैं, कि ओनली मुझे 5 सूत्र याद करने हैं। देखो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि परवल अम्ल कौन, परवल अम्ल के उदाहरण बताइए, तो आपको पता होना चाहिए HCl, H2SO4 और HNO3। HCl, H2SO4 और HNO3 होता है। इसके जस्ट अपोजिट होगा, वो कौन सा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। के वे पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से H+ आयन, यहां पे सिर्फ आ जाएगा नहीं देते हैं। लिखो, वे पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से H+ आयन नहीं देते। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उनको अपने क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। वो इसके भी उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो इन दोनों में से ही आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। इधर डालो नेक्स्ट हेडिंग अपने, प्रबल क्षार कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर, क्षार में क्या होगा, OH, कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन आसानी से देते हैं। कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से OH- आयन देते हैं। कि क्षार होगा तो वो OH देगा, और अम्ल होगा तो वो H देगा। तो इसमें अपने बात करते हैं कि वे पदार्थ, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और हेडिंग क्या होगी, दुर्बल क्षार।
वे पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से OH- आयन नहीं देते, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है क्या, इनके जो उदाहरण हैं वो, जैसे इसके उदाहरण हमने HCl, H2SO4, HNO3, और उसके उदाहरण हमने देखे दुर्बल अम्ल के H2CO3 और CH3COOH। इसके उदाहरण पे आ जाओ। इसका उदाहरण होता है KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इसमें लिखना चाहो तो वैसे तो अपने मेन तो ये दो ही है, एक और लिख दो NH4Cl। इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अब आ जाओ उस तरफ। उस तरफ अपनी बात करें तो इसमें जो दुर्बल का होगा वो कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH के पैर में टू लगाएंगे, अपने दो लगाएंगे, इसका नाम Ca का कैल्शियम, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते ही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से अपने कहें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक और लिख दो AlOH के पैर में थ्री। कि ये सर थ्री कैसे आया, क्योंकि Al की जो संयोजकता मैंने बताई थी वो तीन होती है, और वो तीन जाएगी OH के जस्ट नीचे। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो आपको ये मुख्य रूप से ये उदाहरण के नाम याद होने चाहिए कि सर प्रबल अम्ल के कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल के कौन से होंगे, प्रबल क्षार के कौन से होते हैं, दुर्बल क्षार के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो ये आप एक बार वीडियो को रोक के लिख सकते हो। तो आपने ये लिख लिया होगा। तो आज अपने किसके बारे में पढ़ा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, और नेटल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने साथ वाले विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको इसी प्रकार आसान भाषा के अंदर कंप्लीट साइंस का कोर्स इसी यूट्यूब चैनल एबीबी लर्निंग हब पर करवाने वाला हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।